स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे इस चैनल पर। और ये वीडियो है क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो आईए के हो, आईएससी के हो या आईकॉम के हो, उन सभी के लिए। क्योंकि ये है हिंदी, ठीक है। 100 मार्क्स हिंदी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ। अब मैं मतलब मेरा एक इंटर आर्ट्स के हिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा है, ठीक है। साथ साथ में मैंने ये सोचा कि क्यों ना हिंदी का भी एक सीरीज लाया जाए, जो कि आईए, आईएससी और आईकॉम तीनों के लिए होगा, ठीक है। तो जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है जो 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आईए के हो, आईएससी के हो या आईकॉम के हो, मतलब आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से, उन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। इसमें मैंने 30 इम्पॉर्टेंट हिंदी के बुक से 30 क्वेश्चंस को लाया है, ठीक है। और ये आपका हिंदी का जो टेस्ट सीरीज अब शुरू हुआ है, उसका ये पहला पार्ट है। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा हिंदी का एमसीक्यूज़। तो आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, ताकि आप और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचता रहे, ठीक है। और आप यहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कितना पढ़े हैं उसको देख सकते हैं। और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा और लिख करके याद कर लीजिएगा, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात किए बिना मैं आता हूँ अपने हिंदी के प्रैक्टिस सीरीज के पार्ट ए वीडियो के पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है गैंग्रीन क्या है? ए गांव, बी पौधा, सी जानवर या डी बीमारी। गैंग्रीन क्या है? ए गांव, बी पौधा, सी जानवर या डी बीमारी। जल्दी से आंसर देंगे और बता देते हैं आंसर कैसे देना है। आप 1 से 30 तक अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ए बी सी डी जो ऑप्शन हो उसमें से जो भी आपको सही लगता है वो कॉपी पर लिखिए, कि एक का ए है या बी है या सी है या डी है, जो भी। फिर जब मैं आंसर बताऊं तो आप जो आंसर दिए हैं उसको चेक कर लीजिए कि आपने सही आंसर दिया था कि गलत। लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है। जैसे 30 क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, तो 30 में आपका कितना मार्क्स आया ये ज़रूर बताइए। इससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ, आपका प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और आपको कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे भी पता चलता रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट का प्रिपरेशन कितना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सीरीज, हिंदी का प्रैक्टिस सीरीज है, उसका पार्ट ए वीडियो है। इसके बाद और भी वीडियोज आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? गैंग्रीन क्या है? ए गांव, बी पौधा, सी जानवर या डी बीमारी। जल्दी से आंसर देंगे। गैंग्रीन क्या है? ए गांव, बी पौधा, सी जानवर या डी बीमारी। आंसर बताया जाए। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? डी बीमारी। गैंग्रीन एक प्रकार की क्या है? बीमारी है, ठीक है। और ये गैंग्रीन आपके हिंदी के किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, रोज कहानी। आपने अगर हिंदी का बुक पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक कहानी पढ़ा होगा, रोज। उस रोज कहानी के लेखक कौन है? अगेय, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय ने रोज कहानी को लिखा है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि रोज कहानी का पहले नाम गैंग्रीन ही था। ये कहानी 1934 में लिखी गई थी और इस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन ही था, लेकिन बाद में बदलकर रोज कर दिया गया। इस कहानी में लेखक के दूर के रिश्ते की बहन मालती के डॉक्टर पति महेश्वर गैंग्रीन की बीमारी का इलाज करते थे, ठीक है। गैंग्रीन की बीमारी का क्या करते थे? इलाज। ध्यान रखना है, गैंग्रीन नाम की बीमारी का जिक्र रोज कहानी में आया था, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 2, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? ए मोहन राकेश, बी बालकृष्ण भट्ट, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डी अगेय। अगेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, ठीक है। तो बताइए, तार सप्तक के संपादक कौन है? मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डी अगेय।
कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी में से कौन? जल्दी जल्दी लिखिएगा। बहुत यूज़फुल वीडियो है। जो भी स्टूडेंट 2024 में इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो या साइंस से, उन सभी के लिए वीडियो है। ध्यान से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। उषा एक कविता है आपके बुक में, पूछा है उसके कवि कौन है? ए, सुमित्रा नंदन पंत, बी, ज्ञानेंद्रपति, सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी, शमशेर बहादुर सिंह। ए, सुमित्रा नंदन पंत, बी, ज्ञानेंद्रपति, सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी, शमशेर बहादुर सिंह। सी। उषा के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। कौन है उषा के? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? डी, शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिएगा, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। और एक चीज़, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और मेथड है। उस मेथड को अगर आप बुक पढ़े होइएगा तो उसमें आप देखे होइएगा कि आपको सुमित्रा नंदन पंत की कोई कविता नहीं पढ़नी है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी कोई कविता नहीं पढ़नी है। ज्ञानेंद्रपति की पढ़नी है, शमशेर बहादुर सिंह की पढ़नी है। तो इसमें 2 ऑप्शन तो पहले ही डिलीट हो जाता। ठीक है, इसको डिलीटिंग मेथड कहते हैं। इस मेथड से भी आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपको ये पता नहीं हो कि कौन है और ये पता हो कि कौन नहीं है, तो आप उसको छांट करके भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। एक ट्रिक होता है ये। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ए, तुलसीदास के, बी, जायसी के, सी, कबीरदास के या डी, सूरदास के। मतलब भगवान कृष्ण की पूजा कौन करते थे? मतलब भक्त कौन थे? तुलसीदास, जायसी, कबीरदास या सूरदास। बहुत मतलब एकदम परम भक्त कह सकते हैं आप उनको। ऐसे कौन कवि है जिनकी कविता में सिर्फ कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति दिखती है? आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। तुलसीदास, जायसी, कबीरदास, सूरदास, कौन सा जवाब सही होगा? ध्यान रखना है, डी, सूरदास। ठीक है, सूरदास। जायसी तो प्रेम के पीर के कवि है, वो प्रेम मार्गी कवि है, प्रेम के बारे में बताते हैं। तुलसीदास राम भक्त हैं। ठीक है, उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। कबीरदास तो खैर ये तो अलग ही प्रकार के कवि थे, जीवन के यथार्थ को बताते थे। और सूरदास के कविताओं में आपको कृष्ण भक्ति दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। कवितावली के रचनाकार हैं, मतलब कवितावली के रचनाकार कौन है? ए, सूरदास, बी, तुलसीदास, सी, कबीरदास या डी, नाभादास। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सही आंसर क्या होगा? बी, तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या 6। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? ए, 56, बी, 52, सी, 60 या डी, 65। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? ए, 56, बी, 52, सी, 60 या डी, 65। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। पढ़े हुईगा शिवा बावनी के बारे में, भूषण की कविता पढ़े हुईएगा तो उसमें पढ़े हुईएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? ए, 56, बी, 52, सी, 60 या डी, 65। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 52। ठीक है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? 52। और शिवा बावनी में किसके बारे में बताया गया है? तो छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है। ठीक है, किसका बखान है?
छत्रपति शिवाजी की वीरता का क्या है, बखान है। इसमें शिवा बावनी में मुक्तक हैं 52 और उन 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस या डी जापान? जी, कुछ लोग जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहते थे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। कुछ लोग जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहते थे? अमेरिका का दलाल कहते थे। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का भाषण आपको पढ़ना है। उस भाषण का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। और ये एक आंदोलन था जो 1974 में चलाया गया था। जयप्रकाश नारायण उसके लीडर थे। ठीक है, याद रखना है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ए 16 जुलाई 1917 ईस्वी, बी 16 जुलाई 1918 ईस्वी, सी 17 अगस्त 1917 ईस्वी या 20 सितंबर 1917 ईस्वी? 16 जुलाई 1917 ईस्वी, 16 जुलाई 1918 ईस्वी, 17 अगस्त 1917 ईस्वी, 20 सितंबर 1917 ईस्वी। कब जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु कब हुई? 14 मई 1978 ईस्वी को। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 14 मई। कब हुई थी? 14 मई 1978 ईस्वी को। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 14 मई 1978 ईस्वी को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? ए निबंध, बी एकांकी, सी व्यंग्य या डी कहानी? अर्धनारीश्वर का संबंध किस विधा से है? निबंध से, एकांकी से, व्यंग्य से या कहानी से? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? यहाँ कवि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कवि यहाँ गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है शायद। यहाँ कवि इस तरह से होता है, कवि में हिर्षिकार होता है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ए सगुन कृष्ण भक्ति शाखा, बी सगुन राम भक्ति शाखा, सी प्रेमाख्यान काव्य या डी इनमें से कोई नहीं? मलिक मोहम्मद जायसी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा प्रेमाख्यान काव्य। ठीक है ना, ये किसी के भक्त नहीं थे, ये प्रेम की कविता लिखते थे, प्रेम के पीर के कवि थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ए जयपुर, बी लखनऊ, सी अमृतसर या डी चंडीगढ़? उसने कहा था कहानी आप पढ़े होइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ठीक है, बहुत ही मतलब सच्चे प्रेम पर आधारित, प्रेम के आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित कहानी है। चैप्टर 2 है आपके बुक का। ठीक है, चैप्टर 2 है उसने कहा था आपके बुक का, तो जरूर पढ़े होइएगा। इसमें किस शहर का चित्रण है? जल्दी बताइए। राइट ऑप्शन इज सी अमृतसर। कहानी की शुरुआत ही होती है अमृतसर के भीड़ वाले बाजार में। लहना सिंह नाम का एक लड़का है जो एक लड़की को टांगे के नीचे आने से क्या करता है? बचाता है। ठीक, उसके बाद उसे ये कह के छेड़ता है कि तेरी कुड़माई हो गई, मतलब तेरी मंगनी हो गई। कुछ दिनों तक वो लड़का लड़की आपस में मिलते रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई। उस दिन बेचारा लहना सिंह टूट जाता है। फिर आगे वो सिपाही बनता है और फिर मुलाकात होती है उस लड़की से, लेकिन उस लड़की की शादी हो चुकी होती है और उसका पति सूबेदार होता है, उसका बेटा भी फौज में होता है। और फिर लड़की क्या करती है? लहना सिंह से ये वचन लेती है अपने पति और बेटे की रक्षा की, और लहना सिंह लास्ट में अपनी प्राणों की बलि देकर
उसके बेटे और उसके पति की जान की रक्षा करता है। ठीक है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, 12वां सवाल। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जी ये भी उसने कहा था कहानी से ही लिया गया क्वेश्चन है। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? ए वजीरा सिंह ने, बी लहना सिंह ने, सी बोधा सिंह ने या डी सूबेदार ने? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? वजीरा सिंह ने, लहना सिंह ने, बोधा सिंह ने या सूबेदार ने? क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा लहना सिंह। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? लहना सिंह। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। रोज कहानी के लेखक कौन है? मैंने ऊपर ही बता दिया था। रोज कहानी के लेखक कौन है? ए मलयज, बी उदय प्रकाश, सी भगत सिंह या डी अगेय? अगेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, याद रखिएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ये कहानी तो मैंने ऊपर ही इसके लेखक के बारे में बता दिया। रोज कहानी के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। ठीक है। कहानी का पहले नाम क्या था? गैंग्रीन, 1934 में लिखी गई थी। बाद में क्या हो गया? रोज। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ए कहानी संग्रह, बी उपन्यास, सी कविता संग्रह या डी निबंध संग्रह? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ए कहानी संग्रह, बी उपन्यास, सी कविता संग्रह, डी निबंध संग्रह? क्या? अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध संग्रह? जल्दी बताइए। क्या होगा सही जवाब? कहानी संग्रह। ठीक है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है, इस बात को याद रखना है। और क्वेश्चन इसको चेंज भी कर सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि अरेबा परेबा के लेखक कौन है। ठीक है, तो याद रखना है उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 15वां सवाल। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ए भक्ति काल, बी छायावाद काल के, सी रीति काल के या डी आधुनिक काल के? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, छायावाद, रीति काल, आधुनिक काल? किस काल के कवि हैं अशोक वाजपेयी? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी आधुनिक काल के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वां सवाल आपके सामने ये रहा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? ए प्रयोगवाद, बी प्रपद्यवाद, सी छायावाद या डी प्रगतिवाद? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? ए प्रयोगवाद, बी प्रपद्यवाद, सी छायावाद या डी प्रगतिवाद? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? ए प्रयोगवाद, बी प्रपद्यवाद, सी छायावाद या डी प्रगतिवाद? सही ऑप्शन क्या होगा? सी छायावाद। किस वाद के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, 17। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता है आपके बुक में एक, उसमें लोहे का जिक्र किया गया है। तो लोहा किसके प्रतीक के रूप में यूज किया गया वहाँ पर? ए धर्म का, बी कर्म का, सी मशीन का या डी युद्ध का? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? धर्म का, कर्म का, मशीन का या युद्ध का? क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा कर्म के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, प्रश्न संख्या 18। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी आलोचना, सी संस्मरण या डी उपन्यास? मतलब शेखर एक जीवनी कौन सी विधा में लिखी, कौन सी विधा में है? जीवनी है, आलोचना है, संस्मरण है या उपन्यास है? कौन सी रचना है, मतलब कौन सी विधा है? शेखर एक जीवनी।
सही जवाब क्या होगा? शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। ठीक है, क्या है? उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? ए मुनिया, बी चुनिया, सी हुलसी या डी फूलो? तुलसीदास की माता का नाम क्या था? ए मुनिया, बी चुनिया, सी हुलसी या डी फूलो? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? मुनिया, चुनिया, हुलसी, फूलो? ए बी सी डी में से कौन? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था और इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। आत्माराम, आत्माराम दुबे। ठीक है, तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भूषण की कविता है? ए कवित्त, बी मातृभूमि, सी झंकार या डी तोड़ती पत्थर? भूषण की कविता है? ए कवित्त, बी मातृभूमि, सी झंकार या डी तोड़ती पत्थर? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए कवित्त। भूषण की कविता है कवित्त। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? ए चंद्रशेखर आजाद, बी बटुकेश्वर दत्त, सी लाला लाजपत राय या डी सुखदेव? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? ए चंद्रशेखर आजाद, बी बटुकेश्वर दत्त, सी लाला लाजपत राय या डी सुखदेव? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सही जवाब क्या होगा? सी लाला लाजपत राय। अब देखिए ये आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन डिलीटिंग मेथड से। कैसे? चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह साथ काम करते थे, बटुकेश्वर दत्त भी उनके साथ ही काम करते थे, सुखदेव भी भगत सिंह के दोस्त थे, मतलब उनके साथ ही काम करते थे। याद रखना है, सुखदेव भगत सिंह के साथ काम करते थे, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भगत सिंह काम करते थे और बटुकेश्वर दत्त भी काम करते थे। तो ये तीनों तो भगत सिंह के साथ काम करते थे, तो बचे कौन? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इनके पिता और चाचा सहयोगी किसके रहे होंगे? लाला लाजपत राय के। सिंपल सा तो बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। प्रश्न संख्या 22। ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? मतलब ओ सदानीरा किस विधा से संबंध रखती है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी निबंध या डी नाटक? मतलब ओ सदानीरा है क्या? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है? ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ओ सदानीरा क्या है? उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक? सही जवाब क्या है? निबंध। ठीक है, और ओ सदानीरा के लेखक कौन है? आगे पता चल जाएगा। ठीक है, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? निबंध से है। ठीक है, किस विधा से है? निबंध से है। इसके लेखक कौन है? आगे शायद सवाल है, तो आगे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 पर 23वां सवाल। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं? ए रघुवीर साहब, बी ज्ञानेंद्र पति, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी जयशंकर प्रसाद? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं रघुवीर साहब, ज्ञानेंद्र पति, शमशेर बहादुर सिंह या डी जयशंकर प्रसाद? सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा रघुवीर सहाय। ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि रघुवीर सहाय है। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? पुत्र वियोग एक कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। इसमें एक पंक्ति आती है जिसमें माँ अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती है, किस कारण से, इस बारे में जिक्र किया गया है। तो वही क्वेश्चन है कि माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था?
ए मिट्टी लगने के भय से, बी कीड़ों के भय से, सी ठंड के भय से, या डी गिरने के भय से। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? ए मिट्टी लगने के भय से, बी कीड़ों के भय से, सी ठंड के भय से, या डी गिरने के भय से। सही जवाब होगा ठंड के भय से। पंक्ति है उसमें, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, इस तरह से है। ठीक है, ठंड के भय से, शीत मतलब होता है ठंड, ठंड न लगे इसलिए माँ गोद से नहीं उतारती थी। वो बेटा उनका छिन जाता है, उसी के शोक में ये शोक गीत लिखा गया था, पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 25वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? त्रिलोचन का, नागार्जुन का, विद्यापति का, या डी प्रसाद का? किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? ए त्रिलोचन का, बी नागार्जुन का, सी विद्यापति का, या डी प्रसाद का? क्या होगा सही जवाब? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब होगा बी नागार्जुन। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ए मोहन राकेश, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, या डी भगत सिंह? बातचीत शीर्षक निबंध आपका पहला चैप्टर है, हिंदी का जो बुक है आपका, उस बुक का जो पद खंड है, जो गद्य खंड है, उस गद्य खंड का पहला जो पाठ आपको पढ़ना है वो बातचीत है। ठीक है, तो आपको बताना है बातचीत के निबंधकार कौन है? मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, या भगत सिंह? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि किसको 30 में कितना आया। उसके बाद आप अपने आप को देखिए कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है। 1 महीना ही आपके पास बचा हुआ है, 1 महीना में ही जो करना है वो करना है। मैं आप लोगों का थोड़ा सहयोग करने का कोशिश कर रहा हूँ, बस इसलिए मुझसे जुड़िए, मुझे मौका दीजिए अपनी सेवा करने का। जल्दी आंसर बताइए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह? कौन? द राइट आंसर इज सी, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। याद रखना है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है, बातचीत शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो निबंध है, याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? प्रियतम मतलब प्रेमी, के प्रेम किससे करती थी वो? ए राम को, बी कृष्ण को, सी शिव को, या डी बलराम को? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ए राम को, बी कृष्ण को, सी शिव को, या डी बलराम को? मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। गाना सुने कि नहीं? प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए, सुख दुख आए जाए, सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। मीरा किसको अपना प्रियतम मानती थी? राम को, कृष्ण को, शिव को, या बलराम को? प्रेम की धुन में लगी है मीरा। ऑप्शन होगा बी कृष्ण को। ठीक है, मीरा किसे अपना प्रियतम मानती थी? कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 28, किस रचनाकार की पंक्तियां है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? किस रचनाकार की पंक्तियां है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? ए प्रेमचंद, बी अज्ञेय, सी मोहन राकेश, या डी रामधारी सिंह दिनकर? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? किसने लिखा था ये पंक्तियां? प्रेमचंद ने, अज्ञेय ने, या मोहन राकेश ने, या डी रामधारी सिंह दिनकर ने? जल्दी जल्दी आंसर देंगे।
सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ आपको पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक निबंध है। उसी निबंध में ये पंक्तियाँ आती है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ऐसा हमारा समाज नारी को बना दिया है। ये रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हमारे समाज में नारियों का जो स्थिति है, मतलब महिलाओं की जो स्थिति है वो बिल्कुल इसी तरह हो गई है। लोग इसी तरह नारियों को बना दिए कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, मतलब उसका सुगंध, उसकी खुशबू लोग लेते हैं, उसे लोग देखते हैं, उसे बाहों पर झूलने के लिए ही बस यूज किया जाता है। नारियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहने दिया गया हमारे समाज में। ये ऐसा कुछ व्यंग कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। उसमें बता रहे हैं कि अर्धनारीश्वर में आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का होता है। जब दोनों मिलते हैं तब पूर्ण मनुष्य बनते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में बंटवारा कर दिया गया है और भेदभाव किया जाता है। असल में ये जो अर्धनारीश्वर है वो लैंगिक विभेद पर मतलब व्यंग करता हुआ एक निबंध है, ध्यान रखना है। तो उसी में आता है नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओ सदा नीरा के लेखक है, मैंने बोला था आएगा। ए मैनेजर पांडे, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी अरुण कमल या डी मन्नू भंडारी। ओ सदा नीरा के लेखक हैं ए मैनेजर पांडे, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी अरुण कमल, डी मन्नू भंडारी। जिसने हिंदी के बुक का अगर पहला दूसरा चैप्टर भी पलट के देखा होगा, सिर्फ राइटर और चैप्टर का नाम भी अगर पढ़ा होगा, वो भी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकता है। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? मैनेजर पांडे, जगदीश चंद्र माथुर या अरुण कमल या मन्नू भंडारी? जल्दी बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। सीधा सीधा बात है, आपको एक भी चैप्टर मैनेजर पांडे या अरुण कमल या मन्नू भंडारी की नहीं पढ़नी है। जगदीश चंद्र माथुर आपके चैप्टर में है, आपके पाठ में है। मतलब कि जगदीश चंद्र माथुर का जो ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध है वो आपको पढ़ना है। लेखक का नाम पढ़िएगा, उसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाम लिखा हुआ है, इन तीनों का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो इतना इजी क्वेश्चन था। आज के हमारे वीडियो सेशन का अंतिम प्रश्न, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ए उसने कहा था, बी तिरिछ, सी बुद्धू का कांटा या डी सुखमय जीवन। और फिर से बता दूं कि हमारा जो क्लास 12 है, जो भी बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में 2024 में, ISC के हो, ICOM के हो या IA के हो, उन सब के लिए वीडियो यूजफुल है। तो आप अपने प्रैक्टिस को लगातार जारी रखिए। मैं ऐसी वीडियो और लेकर के आऊँगा। आज 30 सवाल है, हो सकता है आगे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो क्वेश्चंस, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी के जो बुक है उससे जितने भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उन सब को आपको यहाँ पर करवा दूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? उसने कहा था, तिरिछ, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। इसका सही जवाब होगा तिरिछ, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? तिरिछ। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, बुद्धू का कांटा भी है, सुखमय जीवन भी है। एक बात और याद रखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल 3 कहानियाँ ही लिखी और वो तीनों कहानी यही है। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। और फिर भी इनकी और इन तीनों कहानी का असर ऐसा पड़ा लोगों पर कि ये एक कहानीकार के रूप में ही प्रसिद्ध हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखना है, 3 ही कहानी लिखी थी इन्होंने। तो आज का हमारा वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा और हिंदी का पूरा कंप्लीट कराऊँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, ठीक है। धन्यवाद।